हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल की जो हमारी वीडियो थी वह वीडियो हिमालय की उत्पत्ति तथा हिमालय के वर्गीकरण पे थी। ठीक है, कल के वीडियो में हमने जिस चीज़ का अध्ययन किया उन चीज़ों में यदि हम देखें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए बताया गया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जिस रूप में हुई उसका नाम रखा गया पैंजिया। जब जलवायु परिवर्तन हुआ अर्थात वर्षा हुई तो पृथ्वी के गहरे भागों में चूँकि रेडिएशन के द्वारा जो भी पदार्थ या तरंगे पृथ्वी से निकली तो पृथ्वी में सिकुड़न हुआ और सिकुड़न के द्वारा क्या हुआ, पृथ्वी का कुछ हिस्सा नीचे दब गया और वर्षा हुआ तो उसी गहरे भागों में जल इकट्ठा हुआ जिसको महासागर का नाम दिया गया। उसका नाम क्या था? पैंथालासा। उसके बाद उस पैंजिया में एक भ्रंश का निर्माण होता है जिसको हम टेथिस भूसन्नति कहते हैं और उस भूसन्नति में मलबा का जमा होता गया और मलबा का जमा होता गया तो भूसन्नति में अवतलन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अवतलन का मतलब क्या हुआ? नीचे दबने लगी और जब नीचे दबने लगी तो नीचे दबने के कारण जो गोंडवाना लैंड था, चूँकि दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड और उत्तर के भाग को अंगारा लैंड कहा गया, तो जो गोंडवाना लैंड था वो उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होने लगा और जब उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील होने लगा तो वो कई सारे भागों में टूट गया और जब कई सारे भागों में टूटा तो जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो वर्तमान में भारत दिखाई देता है, वह उत्तर पूर्व दिशा को गतिशील हुआ और उसके उत्तर पूर्व दिशा के तरफ गतिशील होने के कारण वह जो टेथिस भूसन्नति थी उस पर दबाव पड़ा और जब उस पर दबाव पड़ा तो उसमें जो मलबा दबा हुआ था वह मलबा बलित होकर के ऊपर उठना शुरू कर दिया और जब ऊपर उठा तो उसी को हम हिमालय के नाम से जाने। लेकिन हिमालय से पहले भी एक हिस्से का निर्माण हो चुका था जिसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। हिमालय से पहले इसका निर्माण हो गया था, इसलिए इसको पार हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति पहले, इसके बाद से हिमालय की उत्पत्ति। और हिमालय 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? बृहद, मध्य और शिवालिक हिमालय। लेकिन जो आज का हमारा विषय होगा वह विषय यह होगा कि हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे और ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताया हूँ कि इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई थी और जब इसकी उत्पत्ति हिमालय से पहले हो गई थी तो सबसे पहले हम इसके उपनामों की बात करेंगे और इसके उपनाम कौन कौन से रखे गए। सबसे पहले इसका नाम रखा गया पार हिमालय। पार हिमालय का मतलब हिमालय के उस पार, जो हिमालय है उसको पार हिमालय रखा गया। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे भी मैं बनाऊंगा तो बताऊंगा यहाँ पे आपका कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी और जास्कर के नीचे कौन सा मिलेगा आपको? हिमालय मिलेगा। तो हिमालय के पार यह हिमालय है और हिमालय के पार के ही पर्वतीय भाग को क्या कहा गया? पार हिमालय कहा गया। तो पहला उसका नाम क्या रखा गया? पार हिमालय। दूसरा नाम इसका रखा गया टेथिस हिमालय। टेथिस हिमालय, क्योंकि टेथिस भूसन्नति में ही इनका निर्माण हुआ। तो दूसरा इसका नाम हो गया टेथिस हिमालय। और तीसरे नाम की यदि हम बात करते हैं तो तीसरा नाम इसको रखा गया पहला हो गया पार हिमालय, दूसरा हो गया टेथिस हिमालय और तीसरा नाम जो है आपका ट्रांस हिमालय के नाम से जाना गया। यह 3 नाम इसके रखे गए, उपनाम यह हो गए। उसके बाद यदि इसके आगे की हम चर्चा करते हैं तो आगे जब हम देखेंगे तो इस ट्रांस हिमालय की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर। और इसकी पर्वत श्रेणियों की बात करते हैं तो इसकी कई पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें 3 तो महत्वपूर्ण है लेकिन एक और है उसको भी हम मान लेते हैं। कुल 4 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, और 4 पर्वत श्रेणियों में पहली पर्वत श्रेणी की यदि हम चर्चा करेंगे तो जो सबसे उत्तर में है उसका नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी। सबसे उत्तर में जो है उसका नाम क्या है? काराकोरम श्रेणी। और यह काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरि के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम श्रेणी को कृष्णगिरि या इसे मध्य एशिया के ऋण के नाम से भी जानते हैं। क्या? कृष्णगिरि या मध्य एशिया के ऋण के नाम से। यह जो काराकोरम श्रेणी होगी भारत के सबसे उत्तर में स्थित होगी, अर्थात भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सा होगा? तो काराकोरम श्रेणी। अच्छा, काराकोरम श्रेणी को यदि देखते हैं तो यह बहुत ही विवादित श्रेणी। कारण क्या है? इसके पश्चिमी हिस्से पे पाकिस्तान का नियंत्रण है और पूर्वी हिस्से पे चीन का नियंत्रण है। ठीक है, तो यह भारत में तो है लेकिन नियंत्रण जो है पाकिस्तान और चीन का है। ठीक है, जैसे पश्चिमी हिस्से की बात करते हैं तो वो पीओके के अंतर्गत आ जाता है, पूर्वी हिस्से की बात करते हैं तो अक्साई चीन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। यह आपका काराकोरम श्रेणी के नाम से जाना जाता है जो भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अच्छा, इसकी और बात करते हैं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम हम लेते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? K2 या गाडविन ऑस्टिन। और जब K2 या गाडविन ऑस्टिन की यदि हम बात करते हैं तो
इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। कितना? 8,611। और एक चीज़ देखेंगे, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? पहली आपकी माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत पे। ठीक है। अच्छा, यह विश्व की तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो गई, लेकिन भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। कहेंगे सर ये तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान उस हिस्से को, ठीक है, जबरदस्ती अपने नियंत्रण में ले रखा है, लेकिन वह है किसका? भारत का। क्योंकि जब भी हम भारत का मैप बनाते हैं तो यह चीज़ जरूर बनाते हैं, अर्थात हम मानते हैं कि हमारा है, और जब हमारा है तो K2 यही है, तो K2 भी हमारे देश का ही होगा। तो K2 क्या है? हमारे देश का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ बच्चों का, तो वहाँ पे भी बच्चे बड़ा इस क्वेश्चन को लेके परेशान रहते हैं। और परेशानी यह होती है कि सर ये चीज़ बताइए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि सिर्फ क्वेश्चन यहाँ से पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 हम लगाएंगे 100%, गार्डविन ऑस्टिन को ही लगाएंगे, जिसकी ऊंचाई कितनी? 8,611। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन ला दे, और क्वेश्चन में परिवर्तन ला के कह दे कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। कौन सी? हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अब यहाँ पे दिक्कत, आपको तो पढ़ाया गया, सर जी ने बोला है कि K2 सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन समस्या तो उत्पन्न हो गई। अब यहाँ पे हो सकता है K2 का नाम ही न दिया हो, या तो K2 का भी नाम दिया हो और लिख दे कि कंचनजंगा। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा K2, दूसरा मिल जाएगा कंचनजंगा, तीसरा मिल जाएगा माउंट एवरेस्ट, और चौथा मिल जाएगा कौन सा? नामचा बर्वा। अब आपके दिमाग में है तो K2 तो सर पढ़ाए थे, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, तो इसलिए K2 ही सही होगा। लेकिन इस चीज़ को हमने ध्यान नहीं दिया है कि वह क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि हिमालय पर स्थित, और K2 हमारा हिमालय पर नहीं स्थित होगा। K2 कहाँ पे होगा? आपके ट्रांस हिमालय पर स्थित होगा। जब K2 ट्रांस हिमालय पर है तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है, तब कौन सा होगा? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में। ठीक है। तो इस चीज़ पे एकदम हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो हम K2 को लगाएंगे, लेकिन जैसे हिमालय का नाम जोड़ दे, हिमालय का नाम जोड़ दे, तो वह कौन सा हो जाएगा? हमारा कंचनजंगा हो जाएगा। लेकिन पूछ देगा कि पाक अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी कौन सा होगा? K2 होगा। ठीक है। और यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। पहली नंबर पे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। इस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। तो ये किस पे है? हमारे काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं। जब काराकोरम पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से में यदि हम चलते हैं तो एक नदी प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम क्या है? नुब्रा नदी या श्योक नदी की हम बात करते हैं। उसी नुब्रा और श्योक नदी घाटियों में एक ग्लेशियर पाया जाता है, जिसको माना जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जिसका नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है। तो आगे हम अभी बताएंगे कि और भी बहुत सारे कई सारे यहाँ पे इस ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर्स हैं, उसको एक ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे। ठीक है। एक ट्रिक के द्वारा उसको हम बताने का काम करेंगे कि ट्रांस हिमालय के कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, उसकी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी बात कर लें। तो पहला तो हो गया हमारा कौन सा? काराकोरम श्रेणी। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी देखेंगे, जो K2 की हम बात किए हैं वो पाकिस्तान के नियंत्रण में है, और पाकिस्तान उसका नाम बदल रखा है। उसका नाम क्या रखा गया है? शाहगोरी या चागोरी। ठीक है। शाहगोरी या चागोरी नाम रख दिया है। तो ये पाकिस्तान का काम है, उसको फिलहाल छोड़ते हैं। हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी के जस्ट दक्षिण, काराकोरम पर्वत श्रेणी के समानांतर, समानांतर का मतलब होता है लगभग समानांतर पे, तो एकदम समानांतर पे तो नहीं है, पैरेलल इंच लेकर के स्टेप लेकर के तो खींची नहीं गई है, लेकिन हिमालय का उसका निर्माण हुआ है पर्वत का, तो लगभग समानांतर मान लिया जाता है। तो काराकोरम के समानांतर एक दूसरी पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, और उस दूसरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं हम लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसका महत्व ज़रा देखेंगे हमारे लिए क्या है। इसका महत्व दो है, हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी। पहला महत्व तो ये है कि जो लद्दाख पर्वत चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता दीजिए। लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? राकापोसी। कौन सा? राकापोसी। और जो राकापोसी चोटी है वह विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब वो यह हुआ कि इसका स्लोप बहुत ही ज़्यादा है। मतलब देखेंगे ऐसे बिल्कुल हो सकता है, चूँकि पर्वत श्रेणियों को देखते हैं, चोटियों को ऐसे हो सकती हैं, लेकिन जो दूसरी हमारी राकापोसी है बिल्कुल ऐसे
ऐसे इस तरह की राकापोशी की स्थिति, राकापोशी की स्थिति। तो सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, विश्व की सबसे ज़्यादा ढाल वाली चोटी के नाम से जाना जाता है, कौन सा? राकापोशी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7788 मीटर। क्या 7788 मीटर मतलब 7788 मीटर के नाम से इसकी ऊंचाई है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सिंधु नदी से लद्दाख पर्वत श्रेणी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सिंधु नदी तथा सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? दाहिने तट से आती है, उसका नाम है श्योक नदी। ठीक है, सिंधु तथा श्योक के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? किसके मध्य? सिंधु तथा श्योक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी करती है? तो लद्दाख ही पर्वत श्रेणी करने का काम करती है। अच्छा, लद्दाख पर्वत श्रेणी के पूर्वी हिस्से को, जो भारत से बाहर तिब्बत या चीन में कह सकते हैं, क्या तिब्बत में ही, ठीक है, भारत के पूर्व, तो उसको नाम दिया गया कैलाश पर्वत श्रेणी। और कैलाश पर्वत श्रेणी का बहुत महत्व हमारे लिए है, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक स्थल कैलाश, जिसको आप क्या कहते हो? भगवान शंकर, ठीक है, भगवान शंकर या महादेव का स्थान है, निवास स्थान है, कैलाश पर्वत पे वे रहते हैं, इसलिए वो हमारे धर्म के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद तीसरी की यदि हम बात करते हैं तो तीसरी जो पर्वत श्रेणी हमारी है वह लद्दाख के दक्षिण, लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण और लद्दाख के समानांतर, ठीक है, जास्कर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। कौन से? जास्कर श्रेणी के नाम से जानी जाती है। और जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नंगा पर्वत। और जो नंगा पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर, लगभग 8126 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन यह है कि सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होने का काम करती है? तो सिंधु नदी जिन दो पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होने का काम करती है उस पर्वतों का नाम क्या है? उत्तर में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर, इन्हीं दोनों के मध्य से प्रवाहित होती है। और प्रवाहित होकर के आगे जब जाती है तो इसी जास्कर श्रेणी को काट करके बुंगी नामक स्थान पे विश्व के सबसे गहरे गाज का निर्माण करती है, जिसकी गहराई लगभग 5300 मीटर है। ठीक है, विश्व के सबसे गहरे गाज बुंगी नामक स्थान पे काट करके बनाने का काम करती है। तो ये सिंधु नदी हो जाएगी। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो लद्दाख पर्वत की बात तो करिए, कैलाश पर्वत की बात कर लिया, लद्दाख की बात हो गई, जास्कर की हो गई और काराकोरम की बात हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वो कोई तो प्राकृतिक सीमा होगी। कौन सी प्राकृतिक सीमा? कोई भी तो प्राकृतिक सीमा होगी जो ट्रांस हिमालय को हिमालय से पृथक कर रही होगी। ठीक है, तो उस प्राकृतिक सीमा को हम नाम देते हैं हिंज लाइन या सचर जोन। दोस्तों, ये तो इन पर्वतों के बारे में, ये उस भौगोलिक स्थिति के बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया, लेकिन हम आगे चलते हैं, जरा इसको मैप में भी देखने का काम करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक कैसे है। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं, यह हमारा, चूँकि देखिए हम मैप कई सारे आपको वीडियो में दे चुका हूँ और उस वीडियो में भारत का पूरा मैप आपको बनाया गया है। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करने का क्या मतलब है, याद कर लीजिए, चाहे देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं जब भी भूगोल पढ़ाऊँगा बिना मैप के मैं भूगोल नहीं पढ़ा पाऊँगा। भूगोल का मतलब मैप, और मैप नहीं आ रहा है तो भूगोल हम न पढ़ा पाएंगे और न पढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग भी मैप बनाने का प्रयास करें, और जिस चीज़ को मैप से आप पढ़ ले रहे हो, भूगोल को विशेष करके यदि आप मैप से पढ़ ले रहे हो तो भूल नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग भी यदि नोट्स बना रहे होंगे वीडियो देख करके, तो आप मैप बनाने का प्रयास करें। और मैप हम उतना ही बनाएंगे जितनी हमें आवश्यकता होगी। जैसे आज हमें आवश्यकता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का, तो हमने इतना ही मैप बनाया है। इसके पहले भारत का पूरा मैप बना करके आपके सामने रख दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि यही है, यह वाला हिस्सा हमारा कौन सा है? लद्दाख वाला। यह वाला कौन सा? जम्मू कश्मीर। और यह वाला कौन सा? हिमाचल प्रदेश का है। और इसी हिस्से में देखेंगे एक ऐसे ही पर्वत श्रेणी पाई जा रही है। देखिए, यह एक पर्वत श्रेणी पाई जा रही है जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम काराकोरम पर्वत श्रेणी होगा। उसी के जस्ट नीचे हम आएंगे तो दूसरी पर्वत श्रेणी हमें मिलती है, दूसरी पर्वत श्रेणी मिलती है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? लद्दाख पर्वत श्रेणी होगा। इसी के जस्ट नीचे हम आते हैं तो हमें तीसरी पर्वत श्रेणी मिल जाती है, ऐसे तीसरी पर्वत श्रेणी, ऐसे। इस पर्वत श्रेणी को हम क्या कहते हैं? जास्कर पर्वत श्रेणी। और इस हिस्से में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी हमें एक पर्वत श्रेणी मिलती है,
यहाँ पे यह पर्वत श्रेणी मिल गई। अच्छा, यह जब पर्वत श्रेणी मिल गई तो इसका नाम क्या है? कैलाश पर्वत श्रेणी। इसका नाम क्या है? लद्दाख। इसका क्या नाम है? जास्कर। और इसका क्या नाम है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। दोस्तों जरा हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे देखने का काम कर रहे हैं। हमारे देश का भारत का जो मानक समय रेखा है, आपको वीडियो इसका मिल चुका है, भारतीय मानक समय रेखा का। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। लेकिन उसी से लगभग 200 या 250 किलोमीटर हम पश्चिम चलते हैं, 200 से 250 किलोमीटर पश्चिम, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। कौन सी? 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और यह माना जाता है कि 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से ही ट्रांस हिमालय की एक अलग शाखा के रूप में विस्तृत है। तो यहीं पे क्या होगा? 80 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा होगी। यहाँ पे 80 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा। और इसी 80 डिग्री से देखेंगे सबसे पहले कौन सा? कैलाश, उसके बाद जास्कर, उसके बाद कौन सा? लद्दाख, और उसके बाद काराकोरम श्रेणियाँ पाई जा रही हैं। ठीक है, तो इन श्रेणियों का हम नाम लिखने का काम करते हैं। यहाँ पे जो श्रेणी है इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका काराकोरम श्रेणी। कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी। ठीक है, इसकी यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा है? जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी। और चौथे की हम बात करते हैं तो इसका क्या नाम है? कैलाश श्रेणी। इसका नाम है कैलाश श्रेणी। ठीक है, ये 4 श्रेणियाँ मिल गई, और ये 4 श्रेणियाँ मिल करके जिस तंत्र का निर्माण कर रही हैं उसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। इसका नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। ठीक है, और यही ट्रांस हिमालय को हमें पढ़ना है, या इसी को हम क्या कहते हैं? पार हिमालय भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? पार हिमालय के नाम से, हिमालय के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टेथिस हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का विषय होगा। कौन सा? 4 श्रेणी। पहले हम पढ़ेंगे किसको? ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के और कौन कौन से नाम है? पार हिमालय। इसी को और क्या नाम है? टेथिस हिमालय। ठीक है, इसकी कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो इन श्रेणियों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी, और उसके बाद कैलाश श्रेणी। अब दोस्तों इन श्रेणियों की यदि हम बात करते हैं तो इन श्रेणियों पर कुछ चोटियाँ हैं, और उन चोटियों की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है, यहाँ पे एक चोटी है। ठीक है, यह एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम होगा कौन सा? K2। यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है, यहाँ पे एक चोटी पाई जाती है। ठीक है, और तीसरी चोटी जो है यहाँ पे पाई जाती है। तीसरी चोटी जो होती है हमारी वह इस हिस्से में पाई जा रही है। ठीक है, 3 चोटियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन तीनों चोटियों की यदि बात करते हैं तो पहली चोटी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहली चोटी कौन सी होगी हमारी? यहाँ पे यह होगी, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है K2। K2, या इसी को हम क्या कहते हैं? गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम देख लेते हैं। ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और इसकी विशेषताओं के बारे में मैं फिर एक बार याद करा दे रहा हूँ आपको। इसका नाम क्या है? आपका काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी। इसका उपनाम की यदि हम बात करते हैं तो इसके उपनाम क्या क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं काराकोरम श्रेणी, इसको हम बोलते हैं कृष्णगिरी। ठीक है, या इसी को हम टेथिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये इसके उपनाम हो गए। इसके यदि हम बात करते हैं सबसे ऊंची चोटी की, तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। उसके बाद यदि हम नीचे चलते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा, थोड़ा सा हम नदी के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। यहाँ से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? नुब्रा। इसका नाम क्या है? नुब्रा। और इसी हिस्से से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम क्या है? श्योक।
श्योक। यह दोनों नदियाँ ऐसे आकर के और यहाँ पे आ जाती, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको हम श्योक नदी के नाम से जानते हैं और यहाँ पे कौन सा है, जास्कर लद्दाख पर्वत श्रेणी, और यहाँ से नदी जो निकलती है इसका नाम क्या है, सिंधु नदी। यहाँ से जो नदी निकल करके इधर से जाती है इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी, सिंधु नदी। और सिंधु नदी यहाँ से चिल्लासा नामक स्थान से क्या होती है, बाहर निकलती है। लेकिन यहीं पे दोनों के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सी पर्वत श्रेणी कर रही है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है क्या करती है, सिंधु तथा श्योक के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो आगे चलेंगे तो तीसरी, अच्छा इसकी इस चोटी के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं, जरा इस चोटी के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस चोटी की यदि हम चर्चा करेंगे तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा इसका, राकापोशी। राकापोशी नाम इसका है। और यह राकापोशी जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 777 और 88 मीटर है। कितनी है, राकापोशी की ऊंचाई 7788 मीटर और यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो नोट कर लीजिए, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी, ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है कौन सी है, राकापोशी। किस पर स्थित है, लद्दाख पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं आगे, तो तीसरी हमारी चोटी मिलेगी जिसका नाम क्या है, नंगा पर्वत। तीसरी जो चोटी है इस चोटी का नाम क्या है, नंगा पर्वत, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं तो इसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा है, नंगा पर्वत है। और इस नंगा पर्वत की ऊंचाई जो है 8000 कितना है, 126 मीटर है, ठीक है, 8126 मीटर। यह जो है क्या है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी, हिमालय की या ट्रांस हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी या भारत की भी सबसे पश्चिमी चोटी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके पश्चिम में ज़्यादा चोटियाँ कोई विशेष नहीं है, हिमालय पर जो स्थित हैं हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो यह किस पर है, आपके जास्कर पर्वत श्रेणी पे। यदि हम राकापोशी की बात करते हैं तो यह किस पे है, लद्दाख पर्वत श्रेणी पे। यदि इसकी हम बात करते हैं जिसको केटू या गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, यह काराकोरम श्रेणी पे है। और इसके बारे में तो आपको बताया गया है कि यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे हमारा कौन सा है, कैलाश पर्वत है। इस तरह से हमारा ट्रांस हिमालय हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ट्रांस हिमालय है, इस हिमालय में हमें जिन जिन चीज़ों के बारे में पढ़ना है उनमें लगभग सारी चीज़ें तो हो गई। सबसे पहले इनका एक सामान्य सा परिचय हुआ, लंबाई हो गई, ऊंचाई हो गई, सबसे ऊंची चोटियाँ कौन सी हो गई, तथा यहाँ पे विशेष क्या है, विशेष में आप जरूर नोट करेंगे सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, तो जास्कर और लद्दाख के मध्य से। दूसरा, कौन सी पर्वत श्रेणी श्योक तथा सिंधु के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है, तो लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इन चीज़ों का ध्यान रखने के बाद अगला जो हमारा टॉपिक इसी में महत्वपूर्ण होगा वह 2 टॉपिक बच रहे हैं। और जो 2 टॉपिक बच रहे हैं उसमें एक टॉपिक तो यह है कि प्रमुख दर्रे, तो इन पर्वत श्रेणियों पे कुछ दर्रे भी स्थित होंगे। और दर्रे का मतलब क्या होता है, 2 पहाड़ियों के मध्य से गुजरने वाला सकरा या पतला मार्ग, जिसे हम दर्रा, घाट, गैप, भोर, पाल आदि नामों से जानते हैं, ठीक है। तो दर्रा एक हो गया और दूसरा बचता है कौन सा, ग्लेशियर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, हिमानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हिमानी के भी नाम से जानते हैं। तो यह कुछ हिमानियाँ भी होती हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इन हिमानियों का जब हम इनका जब अध्ययन करेंगे तो हम दर्रों का अध्ययन नहीं करेंगे। कारण यह है कि दर्रों का अध्ययन हम करने के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जो पूरे भारत के 30-32 जो प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं हिमालय पर्वत पे स्थित हैं, तथा 3 दर्रे पश्चिमी घाट पे और 1-2 दर्रे जो है मध्यवर्ती भारत में स्थित हैं। तो इस तरह से 32-33 दर्रों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हिमानी की हमें चर्चा करनी है। कौन सी, यहाँ पे जो पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण हिमानियाँ हैं उन हिमानियों की हम चर्चा करेंगे। और उन हिमानियों की चर्चा करेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांस हिमालय की प्रमुख हिमानियाँ। कौन सी, ट्रांस हिमालय की प्रमुख हिमानियाँ। ट्रांस हिमालय की
हिमालय के प्रमुख हिमानियाँ, ठीक है, प्रमुख हिमानियाँ। बस मैं हिमा लिख दिया हूँ, तो हिमा किसी को ना समझ लीजिएगा, ट्रांस हिमालय की हिमा कौन है, ठीक है, हिमा मत समझना, हिमानी है, हिमानी मैं लिख दे रहा हूँ, हिमानी कर दे रहा हूँ, नहीं तो दिमाग बड़े खुराफात हैं आप लोगों के, ठीक है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख हिमानियों की हम बात करेंगे, और उस हिमानियों में हम चूँकि बहुत सारे ट्रिकों के सहारे पढ़ने का भी काम करेंगे, मैप का प्लस ट्रिकों के सहारे भी पढ़ने का काम करेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, और उस ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो वह ट्रिक कौन सा होगा, वह ट्रिक होगा बस ऐसे लिखता हूँ, ब स, उसके बाद क र, और उसके बाद बस कर दो, ठीक है। यह क्या हो गया, आपका एक ट्रिक हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, आपका एक ट्रिक हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने वाली यह है कि जो यहाँ पे हमने बस लिखा है, बस भी 2 बार होगा, ठीक है, बस भी 2 बार होगा, और यह भी 2 बार होगा, ठीक है। कौन कौन सा, बस, ब भी 2 बार और स भी 2 बार, और उसके बाद कर 1 बार रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम 100 से लिखते हैं, 100 से, और फिर 100 से, 200 हो गए, उसके बाद ब से 2 बार, ठीक है, ब से भी 2 बार, उसके बाद र से, उसके बाद ये जो क है, क को हम के से लिखते हैं ना, तो के से भी 1 बार लिखते हैं, और र से भी 1 होगा, र से भी 1 होगा, ठीक है। तो 1 बार य और 1 बार य, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कौन सा, दोहा, सोठा, छंद, तो उस पर मात्रा गिनते हैं ना, 1 बार मतलब लघु, और ऐसे करके, वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है, 2 बार 2 बार और 1 बार 1 बार, मात्राएं गिनते हैं, इसमें 2 मात्राएं, इसमें 1 मात्रा है, तो ऐसे इस पे 2, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 1। देखते हैं 100 से क्या होता है, ससायमी, 100 सायमी पहला। दूसरे की यदि बात करते हैं तो सियाचिन, सियाचिन। तीसरे की बात करते हैं तो बातुरा, बातुरा, बातुरा। उसके बाद चौथे की बात करते हैं तो बियाफो, बियाफो। पांचवें की बात करते हैं तो खरदोपिन, कौन सा, खरदोपिन, और इसका हो जाएगा रूपक, रूपक या रूपल करके होता है, ठीक है। तो ये आपके ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद हो गए, ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद। लेकिन भारत का सबसे बड़ा, यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे भी कन्फ्यूजन यह है कि लोगों का मानना यह है कि सबसे बड़ा तो हिमानी कौन सा है, ससायमी। तो आप कह रहे हैं कि सर भारत का सबसे बड़ा तो सियाचिन है, तो सियाचिन बिल्कुल सही है। क्योंकि इन दोनों दर्रों की स्थितियों की बात करते हैं तो जो हिमानियाँ हैं, ये हिमानियाँ ध्रुवीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं, और ध्रुवीय क्षेत्र के अलावा मध्य अक्षांशों में भी पाई जाती हैं, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे। तो जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं वे बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन यदि मध्य अक्षांश में आते हैं तो तापमान अधिक होने के कारण हिमानियाँ मेल्ट हो जाती हैं। लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा, पृथ्वी का सबसे बड़ा हिमानी कौन सा हो जाएगा, ससायमी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ करके, ठीक है। लेकिन भारत की यदि हम बात करेंगे तो सियाचिन ही होगा। ससायमी की स्थिति जो है चीन तक है, तिब्बत तक, इसलिए हम ससायमी को भारत के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति क्या है, इसी हिस्से में यह ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है, नुब्रा नदी घाटी में, नुब्रा नदी घाटी में सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति है, ठीक है। तो यह हो गई आपकी हिमानियाँ। अब इसमें बच क्या रहे, यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनने वाले संभावनाएं होती हैं साधारण तौर पे उनकी हम चर्चा कर लिए। बाकी जो बची खुची होंगी नदी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और कुछ जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसकी फिजियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अध्ययन कर लेंगे। अब क्या क्या बचेगा, एक क्वेश्चन बनेगा ट्रांस हिमालय, उसकी श्रेणियाँ, उसकी चोटियाँ, ठीक है।
जल विभाजक का कार्य कौन करता है और किसके मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। इतनी चीज़ें तो होंगी और बची हुई चीज़ों को नदी तंत्र में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद दो चीज़ बच रहे थे, मैं बताया हूँ कौन कौन सा। एक हो जा रहा है दर्रे और दूसरा हो जा रहा है हिमानी। तो हिमानी तो हमने पढ़ लिया, बस कर दो यार, अब कितना पढ़ोगे, मत पढ़ो, यही तो हमारा ट्रिक है। क्या है यहाँ पे लिखा गया है, बस कर दो, और यार भी लिख दो मन करे तो, यार भी लिख दो, यारी भी लिख दो मन करे तो। हो सकता है कि कुछ यारियां भी देख रही हो, कुछ यार भी देख रहे हो, इसलिए बस कर दो यार, या लड़कियां देख रही होंगी तो बस कर दो यारी, कितना देखोगे। ठीक है, यही क्या है, आपके ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमानियां हैं। तो इसमें ब से यदि बात करते हैं तो बातुरा और बियाफो, और स से बात करते हैं ससाइमी और सियाचिन। ठीक है, और उसके बाद नीचे के से मतलब क लिखा गया है तो खरदोपिन, और र से रूपक, और दो का छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हिमानियाँ होंगी। और दर्रों की स्थिति, दर्रों का जो चैप्टर होगा वो पूरे भारत के दर्रे एक चैप्टर में ख़त्म किए जाएंगे, एक वीडियो में ख़त्म किए जाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाँ, कमेंट तो जरूर करेंगे यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई कमी हो, सुझाव देना हो, या यदि आपके कोई प्रश्न बन रहे हैं तो इसको भी कमेंट सेशन के माध्यम से आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। उसके जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों धन्यवाद।